हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं साइंस का सेट नंबर 27, जो कि आपके रेलवे के सभी एग्जाम जैसे आपके एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरआरबी जेई हो गया या आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में साइंस 25 से 30 नंबर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मार्क टेस्ट देना अनिवार्य है। जिसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके रेलवे की तैयारी को और भी आगे बढ़ाएगा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के चैनल पे जाएँ, वहाँ से हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जब भी आप सेट लगाएं तो आप साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठें और नोट करते रहें, और हमें लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सही किया। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 80 केजी की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकेंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक शक्ति बताना है। फार्मूला होता है आपका W बराबर mgh/t, यानी कि शक्ति जब निकालना है तो हम समय से भाग देंगे, कार्य में समय से भाग दे देंगे। आपका m कितना है, 80 केजी है, g आपका 10 दिया है, आपका h आपको दिया है 40 मीटर और समय दिया आपका 50। तो 0 से 0 काट देंगे, 5 8 40, 8 8 64, 64 देखेंगे कहीं और ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि किसी भी ऑप्शन में नहीं, केवल बी के अलावा। इसका मतलब कि 640 जूल प्रति सेकेंड इसका उत्तर हो जाएगा। या तो वाट में आपका देगा या तो जूल प्रति सेकेंड देगा। जूल प्रति सेकेंड बराबर वाट ही होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नेफ्रॉन संबंध है ऑप्शन ए श्वसन तंत्र से, बी स्नायु तंत्र से, सी संचारी तंत्र से और डी उत्सर्जन तंत्र से। याद रखिएगा, जो आपका नेफ्रॉन है वह आपका उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, ठीक है। यह उत्सर्जन तंत्र की क्या है, कार्यात्मक इकाई हम नेफ्रॉन को कहते हैं। याद रखिएगा, ये वाला जो भाग है आपका बोमन संपुट है। यहाँ पे क्या करता है, यह आपके छानने का, यानी कि छानने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। ऑप्शन ए है आपका ऑक्सीजन, बी है आपका O3 यानी कि ओजोन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को, यानी कि जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, जिसे बिना बूझा चूना कहते हैं, जब हम जल में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसे हम बूझा हुआ चूना कहते हैं, यानी कि स्लैग्ड लाइम कहते हैं। इसके बाद जब हम स्लैग्ड लाइम को खुले में रख देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया करके यह कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, यानी कि यह सफ़ेद रंग का क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, जिसे हम चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, चूना या संगमरमर कहते हैं, ठीक है। प्लस जल भी बनाएगा। तो याद रखिएगा, जब हम चूने के पानी, इसे हम चूने का पानी भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, चूने का पानी, यानी कि जब भी चूने के पानी को हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से विक्रिया कराएंगे तो वह कैसा हो जाएगा, दूधिया कलर का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन गलत है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, गलत, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जो गलत है वही सही उत्तर हो जाएगा। बी है एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना था, यह सही है। इसकी गणना ke बराबर 1/2 mv² से की जाती है, यह भी सही है। और गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है, यह भी सही है। तो इसका उत्तर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, फेफड़ों में कुपिकाओं के होने का क्या कारण है। ऑप्शन ए है फेफड़ों को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, यह गलत हो जाएगा। फेफड़ों के लिए पंपिंग क्रिया प्रदान करना, यह भी गलत है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना, यह सही हो जाएगा।
फेफड़ों में आयतन वृद्धि, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो कुपिकाएँ हैं वह फेफड़ों में पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाता है। ठीक है, क्या है आपका कुपिकाएँ हैं, और एक कुपिका इस प्रकार से होती है। ये क्या करता है, कुपिकाएँ गैसों का एक्सचेंज करती है। अब देख रहे हैं ये क्या है, जो आपका लाल तीर का निशान है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, किससे मिल रहा है, आपका रेड ब्लड सेल से मिल रहा है। ठीक है, तो कोशिकाएं क्या करती हैं, यह गैसों का एक्सचेंज करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रसायन जल में घुलनशील नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, सूत्र भी याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है CaCO3, सोडियम क्लोराइड, NaCl, लिथियम ब्रोमाइड, LiBr, इसके बाद आपका है मैग्नीशियम आयोडाइड, MgI2। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। तो याद रखिएगा जो कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट है यह जल में घुलनशील नहीं है, बाकी आपका सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है जल में घुलनशील है, लिथियम ब्रोमाइड यह भी जल में घुलनशील है, और मैग्नीशियम आयोडाइड यह भी जल में घुलनशील है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसे हम चूना कहते हैं, यानी कि चूना नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट के हम चूना पत्थर कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका संगमरमर हो गया, ठीक है, उसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि जल में क्या होता है, घुलनशील नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका, एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकेंड है, इसकी तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है, तो आपको आवृत्ति बताना है। फार्मूला होता है V बराबर F इंटू लैम्डा। F आपकी फ्रीक्वेंसी है, V आपकी गति है, और लैम्डा आपका तरंग दैर्घ्य है। चाल दिया है आपका 340 मीटर प्रति सेकेंड, आपको आवृत्ति निकालना है। लैम्डा दिया है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, यानी कि 100 का गुणा कर देंगे ऊपर। ठीक, 2 से भाग देंगे 17, 17 पर 3 जीरो आना चाहिए, कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है 17,000 हर्ट्ज। ठीक है, आवृत्ति की जो इकाई होती है वह हर्ट्ज होती है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है ल्यूकोसाइट, बी है कॉन्ड्रोसाइट, सी है लिम्फोसाइट, और डी है मोनोसाइट। याद रखिएगा, जो आपका ल्यूकोसाइट है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, ये सब आपके रेड ब्लड सेल में पाए जाते हैं। जैसे आपका क्या है, वाइट ब्लड सेल, इसी में क्या होता है आपका ल्यूकोसाइट को हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं, इसी में आपका लिम्फोसाइट पाया जाता है, इसी में आपका मोनोसाइट पाया जाता है। ठीक है, ये आपका देख रही है प्लाज्मा, जो पीला वाला भाग है प्लाज्मा है, ये आपका जो भाग दिख रहा है प्लेटलेट है। ठीक है, आपका रेड ब्लड सेल है। तो ये सब मानव रक्त में पाया जाता है, लेकिन कॉन्ड्रोसाइट मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, डैश बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो हमने पिछले प्रश्न में देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, आपका कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनेगा। ठीक, यानी कि बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक नाम है वह कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस। याद रखिएगा, ये आपका कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड हो गया। एक कैल्शियम ऑक्साइड जो है बिना बुझा चूना कहते हैं इसे हम, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम संगमरमर कहते हैं। ठीक है, चूने का पत्थर कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए है आपका बाह्य परत के कारण, बी है वायुमंडल के कारण, सी है आवरण कारण, और डी है कोर के कारण। याद रखिएगा, जो कि आपका प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वह वायुमंडल के कारण होता है। आप फिगर में देख रहे हैं, ये सूर्य से प्रकाश आ रहा है और वायुमंडल के कारण क्या हो रहा है, ये प्रकाश फैल रहा है। अगला प्रश्न है आपका, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का pH डैश से कम होता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जब भी मुंह का pH 5.5 से कम होगा दांतों का सड़न शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं फिगर में, ये क्या है, आपका तीत है जिसका pH मान 5.5 से कम है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, दांत देख रहे हैं टूट रहा है ना, सड़न हो रहा है ना। इसी प्रकार से क्या होता है कि जब आप खाना खाते हैं तो दांतों में फंस जाता है, जब खाना दांतों में फंस जाता है तो क्या होता है कि बैक्टीरिया उसका
पाचन करती हैं, जिसके फलस्वरूप अम्ल क्या होता है, पैदा होता है। और अम्ल क्या होता है, हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। दांत किसके बनने होते हैं, जो दांत का ऊपरी परत होता है जिसे हम एनामिल कहते हैं, वह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो कि उसे अम्ल नुकसान पहुंचाते हैं। तो याद रखिएगा 5.5 से यदि pH कम हुआ, इसका मतलब आपके दांत का सड़न चालू हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से हम नहीं काट सकते हैं? ऑप्शन है एल्युमिनियम, बी है सोडियम, सी है पोटेशियम और डी है आपका लिथियम। तो याद रखिएगा आप सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को चाकू से काट सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम को चाकू से नहीं काट सकते हैं। आपने देखा होगा एल्युमिनियम का तार आपके घर में होगा, आप उसे चाकू से काटेंगे तो नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन सोडियम, लिथियम, पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं। सोडियम और लिथियम, पोटेशियम ये सब ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन एल्युमिनियम न तो ठंडे जल से अभिक्रिया करता है, न तो गर्म जल से अभिक्रिया करता है। एल्युमिनियम और आयरन क्या करते हैं, ये वाष्प से अभिक्रिया करते हैं। इसे भी याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, किसी 2.5 सेमी लंबी वस्तु को एक 16 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई आपको बताना है। फार्मूला होता है आपका दर्पण का 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब हम निकालेंगे क्या, v का मान निकालेंगे, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मान रखेंगे तो आपका हो जाएगा 1/-16, क्योंकि जो आपकी फोकस दूरी होती है हम ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, अवतल दर्पण में, और आपको भी निकालना है प्लस 1/, जो आपकी वस्तु की दूरी है आपकी 24 दिया है। ठीक है, वो भी माइनस में हो जाएगा, तब निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए 24 × 16 बटा में देखेंगे। अब देखिए इधर आएगा तो ये माइनस इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। जब प्लस में हो जाएगा इसका मतलब कि 1/24 प्लस में हो जाएगा, 1/, ये माइनस में हो गया। अब देखिए बड़ा कौन होगा, तो बड़ा आपका आ जाएगा 1/24 बड़ा होगा। और इसके बाद अब हम देखेंगे कि माइनस में है 16 और यह है 24, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब कि दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपका घट जाएगा। इसका मतलब कि 24 में से 16 घटेगा तो आपका बचेगा 8। हम पॉजिटिव निशान इसलिए लेंगे क्योंकि इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव, यानी कि जब -24 है और हम इस साइड में लाएंगे तो आपका +24 हो जाएगा। इसका मतलब कि टोटल आपका पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आएगा ही। ठीक है, तो 8 दूना के 16, आपका भी बराबर हो जाएगा 24 दूना के 48। ठीक, यहाँ से भी बराबर आपका 48 निकल गया। भी बराबर जब आपका 48 निकल गया और यू बराबर आपका दिया है कितना, 24 सेमी। अब यम बराबर होता है -v/u बराबर आपका होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की ऊंचाई बटा के प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब हम यहाँ पर रख देंगे v का मान 48 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस आपका 24 हो जाएगा, बटा में आपका आई निकालना है, वो का मान दिया है 2.5। ठीक, ये कट जाएगा माइनस से माइनस, जब माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पे आपका 24 है, 24 गुना का 48, आई बराबर हो जाएगा आपका 5 सेमी आ जाएगा उत्तर इसका, यानी कि 5 सेमी प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, डैश में दोहरा परिसंचरण नहीं होता है। ऑप्शन ए सर्पों में, बी है मछलियों में, सी है मेढकों में और डी है गरुड़ों में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर जाएगा, जो कि आपका मेढकों में दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। आपका जो आपकी मनुष्य में उसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी से के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ऑप्शन ए है आपका सोडियम, बी है पोटेशियम, सी है कैल्शियम और डी है एल्युमिनियम। तो याद रखिएगा जो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है, वह ठंडे या गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती, वह है आपके एल्युमिनियम। हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था। जो आपका सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है,
ये ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, कैल्शियम की जो कि ठंडे जल से बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे जब दिवाली का समय आता है तो जब आप दिवाली का समय आता है तो दीवार को पोतने के लिए चूना लाते हैं, पानी में डालते हैं ना, तो कि उसमें क्या होता है, चूना जल्दी से घुल जाता है और क्या निकलता है, उष्मा निकलता है ना। तो ठंडा जल होता है तो तेज़ी से चूना घुलता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से ठंडे वाटर से अभिक्रिया करता है, कौन गर्म वाटर से अभिक्रिया करता है, कौन भाप से करता है, कौन नहीं करता है। तो देखिए जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब क्या करते हैं, ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, और हॉट वाटर से केवल कैल्शियम अभिक्रिया करता है। ठीक है, स्टीम से क्या करता है, स्टीम से आपका एल्युमिनियम यानी भाप से एल्युमिनियम और आयरन क्या करता है, अभिक्रिया करता है। ठीक है, और जैसे कि आपका लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब वाटर के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है किसी वस्तु को एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, आपको बताना है। लेंस का फार्मूला आता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यहाँ पे उत्तल लेंस है, लेंस के में हम क्या करेंगे कि जो आपका यफ है उत्तल लेंस में हम पॉजिटिव लेंगे यानी कि प्लस 15 सेंटीमीटर, और जो वस्तु की दूरी है आपका यू उसको हम निगेटिव लेंगे 40 सेंटीमीटर। अब हम लेते हैं डायरेक्ट हल करते हैं। भी हमको निकालना है 40 इंटू आपका हो जाएगा 15 बटा में आप क्या करेंगे, देखिए यफ क्या है आपका 1/15 है, और देखिए यहाँ पे जो आपका यू है ये माइनस में है, लेकिन यू हम माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा आपका, माइनस आपका हो जाएगा 1/40। देखिए अब चिन्ह क्या आएगा, जो बड़ा वाला होगा वही ना चिन्ह आएगा, जैसे कि बड़ा 1/15 है और 1/40 छोटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। उसके बाद एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे। जब दोनों जुड़ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25। 40 में से 15 घटेगा 25। अब 5 वाट है 40 और 5 दिया 15। अब कितना हो गया, भी का मान आपके आगे आ गया 24। ठीक, जब भी का मान 24 आ गया तो हमें क्या बताना है, आवर्धन बताना है। आवर्धन के लिए क्या होता है आप देख लेते हैं, +24 ये। अब देखिए जब +24 है तो हम आवर्धन निकालेंगे, यम बराबर v/u। भी आपका कितना है 24 और u कितना है आपका 40। इसका मतलब क्या होगा, 1 से कम आएगा आवर्धन, 1 से यम जो होगा आपका 1 से कम आएगा, और क्या होगा उल्टा बनेगा। जब लेंस में भी क्या हो पॉजिटिव हो तो याद रखिएगा प्रतिबिंब आपका उल्टा बनेगा, यानी कि इसका उत्तर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह कौन है। ए है मोलस्का, बी है एनेलिडा, सी है काइनोडर्मिटा और डी है आर्थ्रोपोडा। याद रखिएगा जो आर्थ्रोपोडा है वह आपका प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वेत श्याम यानी कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस लवण का उपयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं ये ब्लैक एंड वाइट फोटो है, इसमें किस लवण का उपयोग करते हैं तो याद रखिएगा हम सिल्वर ब्रोमाइड का करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने को इनमें से किसके समतुल्य माना जाता है। तो ऑप्शन है आपका चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, या चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कमी होगा, या चालक की लंबाई में वृद्धि होगी, या चालक के प्रतिरोध में वृद्धि होगा। तो याद रखिए जैसे आपका देख रहे हैं ये बहुत सारे तार हैं। ठीक है, बहुत सारे तार समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसका मतलब क्या होगा, अगर एक तार है तो इतना पतला है। ठीक है, इसका जो एरिया है वो कम है। अब बहुत सारे तार मिल गए तो क्या होगा, इसका एरिया ज़्यादा हो गया ना, इसका मतलब क्या करेगा, वह चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को वृद्धि करेगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधातवर्धनीय धातु कौन सी है। ऑप्शन ए है सिल्वर, बी है गोल्ड,
सी है एल्युमिनियम और डी है आपका कॉपर। याद रखिएगा, आधातवर्धनी तो सभी हैं, लेकिन आपको इसमें से बताना है कौन सबसे ज़्यादा आधातवर्धनी है, यानी कि गोल्ड है। ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड से हम लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, आधातवर्धनी का मतलब है हम इसे पीट के चादर के रूप में भी बना सकते हैं। ठीक है, तन्यता का मतलब होता है हम खींच के तार के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सब में सबसे ज़्यादा आधातवर्धनी आपका गोल्ड होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए धन्यवाद।